वित्तीय साक्षरता परिदृश्य, लाभ और आवश्यकता। मान लीजिए कि कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे दे, तो आप क्या करेंगे? ब्याज पर चढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट, दान, धर्मादा, शेयर्स या ज़मीन या सोना खरीदेंगे, या सैर सपाटे मौज मज़े में उड़ा देंगे, या किसी से पूछेंगे कि इतने पैसे का क्या करें? भारत में सभी लोग धन यानी रुपए को पहचानते तो हैं, पर उसके साथ जुड़ी अन्य सुविधाओं, आधुनिक तकनीक और विस्तार को पूरी तरह जानते नहीं। वित्त यानी धन, पैसा, रोकड़ा, रुपया यानी जीवन, ताकत, रुतबा, सुख, समृद्धि, अच्छी महंगी और ऊंची पढ़ाई, देश विदेश की सैर, बंगला, घोड़ा गाड़ी, धंधा, खर्चा, बचत, इन्वेस्टमेंट, लाभ और हानि, बस जोड़ते जाइए। पर पैसा प्रचुर मात्रा में होता किसके पास है? गरीब से लेकर धन्ना सेठ, सभी को इसके लिए रोते हुए ही देखा। सैकड़ों सालों से हमारे देश में वित्तीय अज्ञानता के कारण लाखों गरीबों, किसानों, ज़रूरतमंद लोगों को साहूकारों और महाजनों ने खूब लूटा। गरीब लोगों को अमीरों से डर लगता था और इसीलिए वो उनकी इज्जत भी करते थे, पैसे की इज्जत। अमीर उन्हें पैसे देते थे, पर उन्होंने उसके खाते में क्या लिखा, कितना चढ़ाया, क्यों जोड़ा, पूछने की न तो हिम्मत होती थी, न ही इतनी बुद्धि की रकम पर ब्याज इतनी तेज़ी से क्यों और कैसे बढ़ रहा है। पैसे का डर, और जहाँ डर वहीं प्रीत। पैसे की ताकत सबको मालूम, पर उसको कमाना, बचाना और उपयोग में लाना सबको मालूम नहीं होता। मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी और सिख भाइयों को ये बखूबी आता है, इसलिए इस समाज में आपको भिखारी नज़र बिरले ही आएंगे। कमर तोड़ मेहनत के बिना पैसा ईमानदारी वाला आता नहीं। समाज के मध्यम और उच्च क्लास में तो ये जागरूकता है, पर निम्न शोषित वर्ग में अभी भी बैंक में घुसने में संकोच है और जानकारी सिर्फ बचत खाता खोलने तक ही सीमित है। आइए देखें समाज में मूलभूत वित्तीय सुविधाएं, संस्थाएं की स्थिति क्या रही। महाजन साहूकार, ये समाज के पहले बैंक थे जो अब गांव में मौजूद रहे, आज भी हैं जैसे सनातन हैं। बिना गिरवी रखवाए यानी सिक्योरिटी के कुछ देते नहीं। ये लोग ऋण किस लिए ले रहे हो ये कभी नहीं पूछते, सिर्फ इतना पूछते हैं कि कैसे और कब तक लौटाओगे। मतलब इनका सिर्फ पैसे का खेल, मोटी ब्याज की रकम मूल के साथ टाइम पर मिल जाए बस डील खत्म, वरना इनके डील करने का तरीका बहुत सख्त होता है। ग्राम स्तर से शुरू करें तो पहली सीढ़ी थी प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, फिर कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक। ये सिर्फ कृषि कार्यों हेतु ऋण देती थी। गैर कृषि ऋण के लिए गरीबों के दरवाजे बंद थे। बचत वाले सरकारी संस्थान, पोस्ट ऑफिस में बचत खाते तो खुलते ही थे, फिर धमाके के साथ आए राष्ट्रीयकृत बैंक, फिर खुली उनकी ग्रामीण शाखाएं, उसके बाद आई ग्रामीण बैंक की गांव-गांव फैली शाखाएं और बचत खाते खुलने लगे, जिसकी पासबुक किसी खजाने से कम नहीं होती थी। ऋण मिलने के नए रास्ते भी खुल गए। निजी वित्तीय संस्थाओं का फंडा, कुछ सालों बाद अधिक दरों पर ब्याज देने वाले निजी बैंक आ गए, जैसे आईसीआईसीआई, सिटी बैंक, एचडीएफसी। ये ऋण देने में भी अति उत्सुक दिखे, इसलिए ये लेकर आए महानगरों में क्रेडिट कार्ड और लोग जाल में फंसते चले गए। क्रेडिट कार्ड का प्रचलन कम हुआ और डेबिट कार्ड सबके हाथों में आ गया। हम सभी को बैंकों में मूलतः दो तरह के ही संबंध आते हैं, पहला रुपया जमा करने का और दूसरा ऋण लेने का यानी लेन देन। बैंक और राजनीति, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सन 59 से आज तक भारतीय जनमानस को त्रस्त किए है। ग्राम विकास अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने इसे खूब भुनाया। कारण दो ही थे, एक तो सब्सिडी और दूसरा था टारगेट, और दोनों में ही माया का राज। फिर वजूद में आ गए ऋण मेला या लोन मेला। लघु किसानों को बरगलाया गया, लोन दिलवाया गया और उन्हीं को नुकसान भी ज़्यादा हुआ। ज़रूरत न होने पर भी ज़बरन ऋण उनको दे दिया गया और वो और बोझ से दबे और फिर शरण में चले गए महाजनों और साहूकारों के।
समझदार लोग उतना ही लोन लेते हैं जिसको आसानी से लौटाना उनके बस का हो। वित्तीय निरक्षरता के कारण लघु किसान, खेतिहर मजदूर ठगे के ठगे रह गए। वित्तीय निरक्षरता के प्रभाव: आजीवन ऋणी। ऋण लेना आसान है पर मुश्किल। ऋण लेने वाले के मन में अपने समीकरण चलते हैं जो बैंक के नियमों से मेल नहीं खाते और यही उसे बना देता है डिफ़ॉल्टर। पहला समीकरण कि हाउसिंग लोन के प्रोजेक्ट में घर का धेला न लगे, यानी पूरा खर्च बैंक ऋण में एडजस्ट हो जाए। दूसरा समीकरण, बाइक भी इसी लोन से निकल आए तो मज़ा ही आ जाए। तीसरा समीकरण, कुछ कैश भी हाथ में बच जाए, यानी कि लोन के दुरुपयोग की नींव खुद ने ही डाल दी। यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेना, अब उसमें बैंक की गलती है क्या? नीयत में खोट ऋणी की हुई कि नहीं? चलिए, अब लोन मिल गया तो अदायगी मई ब्याज की शुरू होनी है। ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें मूल और ब्याज दोनों शामिल हैं। अब सैलरी से काट लिया जा रहा तो तब तो मजबूरी है, पर अगर खुद से देना हो तो समीकरण फिर बदल जाता है। अदायगी की रकम आ जाएगी खर्चों की लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर। कभी मेहमानों का खर्चा तो कभी हारी बीमारी, कभी बच्चों का एडमिशन तो कभी डोनेशन। कुछ नहीं तो एलएफसी पर सैर सपाटे के ही निकल गए। यानी बैंक महोदय खड़े रहेंगे सबसे पीछे। आप ही बताइए, उसमें बैंक की कोई गलती है क्या? आप भूलना चाहते हैं पर बैंक तो आजीवन आपको नहीं भूलेगा बेचारा, नौकरी उसकी भी है। पहले बैंक के साहब दाता थे, अब याचक बनकर किस्त की गुहार लगा रहे, भीख मांग रहे। याद रखिए, बैंक न छोड़ता है और न ही भूलता है। वित्तीय साक्षर ये ज़रूर करता है। अक्सर लोग बैंक से ऋण लेने के बाद बैंक से नाता तोड़ लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। बैंक आपके बिजनेस का सीनियर फाइनेंशियल पार्टनर होता है। उसे समय समय पर बिजनेस की स्थिति जानकारी अवश्य देते रहें। चाहे खबर अच्छी हो या बुरी, बैंक को ज़रूर बताते रहें। ऐसा करने पर बैंक को एक तरह का कंफर्ट फीलिंग होती है कि आप अपने लोन और अदायगी को लेकर संजीदा हैं। बैंक जो भी वांछित सूचना जैसे बीमा, स्टॉक स्टेटमेंट आदि मांगे, उसे तुरंत दें। अपने स्तर पर बिजनेस संबंधी खाते ज़रूर रखें, जिसमें खरीद बिक्री को दिनवार दर्ज करें। लेन देन पारदर्शी रखें, इससे आपको ही मदद मिलेगी। और हाँ, ड्यू तारीख पर किस्त ज़रूर जमा करवा दें। यदि देर हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से बैंक को सूचित करें। गायब तो बिल्कुल भी ना हो, इसके चलते आपको ही फ़ायदा होगा। अगर बिजनेस में कोई बड़ी रुकावट आ गई हो तो उसकी लिखित सूचना प्रूफ के साथ बैंक को तुरंत सूचित करें, ताकि उन्हें यदि कोई मदद करनी हो तो वो कर सकें, या आपकी सूचना आपकी फाइल में मौजूद रहे और वक्त ज़रूरत काम आवे। वित्तीय साक्षरता का मूल तत्व: बैंक हो या कोई संस्थान, चलता तो ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों से ही है। बुरे भ्रष्ट लोग न हो तो सोने में सुहागा। वित्त का मूल तत्व ही है विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट। इसे दोनों को ही नहीं तोड़ना है। बैंक आपके डिपॉजिट के साथ धोखा नहीं करता, आप बैंक के ऋण के साथ न करें। बस बन गई बात। किसानों, गरीबों, मजदूरों को वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत विस्तार होना ही चाहिए। जब ऐसा होगा तभी डिजिटल इंडिया के तहत उनकी मुट्ठी में भी दुनिया आ जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ऑफ क्रॉप, ऑक्शन ऑफ क्रॉप, इंश्योरेंस, क्लेम सेटलमेंट, रिफंड, रिसीट ऑफ पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल परचेज, और यानी मोबाइल पर ही सारा व्यापारिक लेन देन तुरंत बिना बिचौलिए के। आने वाले समय तकनीक की मदद से हमें बैंकिंग की सुविधाएं अपने मोबाइल में ही मिल जाएंगी। फिर बैंक की शाखाओं में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसा हमारा बैंक में जमा होते हुए भी हमारे ही हाथ में रहेगा और नकद का ज़माना पीछे छूट जाएगा। आज जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इसी दिशा में है।